एक गेम जो अभी रिलीज भी नहीं हुआ उसने ऑलरेडी इतना पैसा कमा लिया है कि कुछ हॉलीवुड की फ्रेंचाइज अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं कमा पाते। GTA 6 रिलीज डेट नवंबर 19, 2026। प्री ऑर्डर्स में ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने $3 बिलियन की प्री सेल कर दी है और अभी तक ये गेम किसी ने खेला भी नहीं है। और ये वही कंपनी है जिसकी एक गेम की वजह से यूएस सेनेट में एक बिल प्रपोज हुआ था जिसके अगेंस्ट कंट्रीज ने बैन लगा दिया था, जिसपे FBI से लेकर मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी तक ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसके 5 में से 3 फाउंडर्स एक ही साल में कंपनी छोड़ गए थे। तो क्वेश्चन सिंपल है, जो कंपनी इतने स्कैंडल में फंसती चली आई, जिसकी ग्रोथ इतनी कंट्रोवर्शियल है, वो हर बार अपनी प्रीवियस गेम से आउटग्रो करके नंबर्स को कैसे अचीव करती है? तो इसका आंसर है 2 भाइयों की कहानी में। एक जैज क्लब ओनर का बेटा जिसका सपना था गैंगस्टर बनना। लंदन अर्ली 1970s। सैम और डैन हाउजर एक ऐसे घर में पैदा होते हैं जहां पे आर्ट, सिनेमा और म्यूजिक हवा में था। डैड का अपना जैज क्लब था और मॉम क्राइम थ्रिलर में सीरीज में एक्टिंग करती थी। बचपन से ही दोनों का क्राइम और पॉप कल्चर के साथ एक अजीब सा रिश्ता था। सैम तो इतना सीरियस था, अगर उससे बचपन में पूछते थे कि उसको क्या बनना है तो उसका आंसर आता था, मुझे बैंक रॉबर बनना है। टाइम के साथ दोनों का रास्ता अलग हुआ। डैन को लिखना पसंद था, वो राइटर बने, और सैम उनका नया ऑब्सेशन था वीडियो गेम्स। उस जमाने में गेम्स काफी लिमिटेड होते थे, लाइक एक लाइन को फॉलो करो, और सैम को एक गेम मिला था जिसका नाम था एलीट, जिसमें आप पूरी गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर सकते थे। और उस गेम में सैम गैलेक्सी को एक्सप्लोर करते हुए लोगों को लूटता था और अपने आप को स्पेस मगर बुलाता था। उसको लगता था कि यही है असली गेम जहां पे आप गेमिंग की दुनिया में डूब जाओ। 18th बर्थडे पे सैम के डैड उसको न्यूयॉर्क ले गए। वहां की स्पीड, चकाचौंध और एक फिल्थ देख के सैम को न्यूयॉर्क बहुत पसंद आया। ट्रिप के दौरान उनकी एक BMG लेबल के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात होती है, जहां पे सैम उनके एग्जीक्यूटिव को पूरा लेक्चर देता है कि आप कैसे यूथ कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं। एंड इन रिटर्न वो एग्जीक्यूटिव सैम के डैड को बोलता है कि आपका बेटा पूरा पागल है, लेकिन इसके आइडियाज काफी अच्छे हैं। फिर क्या था, सैम को BMG रिकॉर्ड लेबल में जॉब मिल जाती है। कॉलेज के साथ साथ सैम BMG में काम करता रहा और अपना अच्छा काम करने की वजह से वो सीनियर मैनेजमेंट का भरोसा जीत लेता है। फिर अर्ली 90s में BMG एक बहुत बड़ा फैसला लेता है कि हमें अब वीडियो गेम्स की दुनिया में एंटर करना है, वहां पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। गेमिंग इंडस्ट्री उस टाइम पे $7 बिलियन की थी, लेकिन प्लेस्टेशन आने वाला था तो उससे इस गेमिंग इंडस्ट्री को और ज्यादा बूस्ट मिलने वाला था। 1994 में BMG इंटरैक्टिव बना, जिसका काम था बाहर के स्टूडियोज के साथ मिलके गेम्स पब्लिश करना। सैम ने खुद रिक्वेस्ट करी कि मुझे इस डिवीजन में जॉब चाहिए। सैम को वहां जॉब मिल गई, 120 पाउंड पर वीक। ये चाहे कम साउंड कर रहे हो, लेकिन सैम को डेवलपमेंट का हर एक पहलू आता था। एंड विद इन 2 years सैम हेड ऑफ डेवलपमेंट बन गया। 1996 में स्कॉटलैंड की एक कंपनी DMA डिजाइन्स ने सैम को कांटेक्ट किया। उनके पास एक गेम था रेस एंड चेस। आइडिया बहुत ब्रिलियंट था, एक ऐसा लिविंग शहर जहां पे आप क्रिमिनल्स को पकड़ोगे, लेकिन गेम बोरिंग था क्योंकि उसमें रूल्स फॉलो करने पड़ रहे थे, आपको पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करना था। सैम ने ये चीजें देखते हुए सोचा कि हमें रूल फॉलो करना ही क्यों है, हमें रेड लाइट पे रुकने की क्या जरूरत है, हमें स्पीड लिमिट मेंटेन करने की क्या जरूरत है, और क्यों हम गाड़ी रोड पे चला रहे हैं, हम गाड़ी फुटपाथ पे क्यों नहीं चला सकते, और हम उस गाड़ी से लोगों को क्यों नहीं उड़ा सकते। और सबसे मेजर ट्विस्ट, हमें पुलिस ऑफिसर बनना ही क्यों है, हम इस गेम में क्रिमिनल क्यों नहीं बन सकते। बस फिर रेस एंड चेस खत्म और इस गेम को नया नाम मिला ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। फिर इस टीम में एंट्री होती है सैम के भाई डैन की। डैन भी अब टीम में शामिल हो गए थे, वो अपनी ऑक्सफोर्ड लिटरेचर की डिग्री के साथ वापस आ गए थे
और क्रिमिनल मूवीज का ऑब्सेशन अब दोनों भाई इस गेमिंग इंडस्ट्री में डालने लगे थे। गैंगस्टर मूवी के रेफरेंसेस, रेबेलियस म्यूजिक, क्रिमिनल क्योस, अब इस गेम में सब कुछ ऐड हो रहा था। रिलीज से पहले ही द गार्डियन ने इसे डेकेड का सबसे कंट्रोवर्शियल गेम बता दिया था। 28 नवंबर 1997 को GTA का पहला पार्ट रिलीज होता है। रिव्यूज मिक्स थे, ग्राफिक्स पुराने थे, कंट्रोल्स थोड़े अजीब थे, लेकिन सेल्स का पैटर्न काफी अजीब था, क्योंकि नॉर्मली जब कोई गेम रिलीज होती है तो वो स्पाइक करती है एट द टाइम ऑफ लॉन्च, लेकिन GT के टाइम पे ये जो सेल का स्पाइक आ रहा था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि लोग उसको अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड कर रहे थे। और इसका रिजल्ट 1.5 साल तक ये गेम टॉप 20 में रही और इसने 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज को बेचा। और इसी सक्सेस के बीच BMG ने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। 27 नए ऑफिसेस खोल दिए और अपने पूरे फाइनेंशियल्स को गड्ढे में डाल दिया। 1998 में BMG इंटरैक्टिव बिक जाता है सिर्फ $14.2 मिलियन में, और उसको खरीदने वाली कंपनी एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी होती है, Take-Two इंटरैक्टिव। सैम ने इस डील को खुद ऑर्केस्ट्रेट किया और BMG इंटरैक्टिव एब्जॉर्ब नहीं हुई, बल्कि इस कंपनी की सब्सिडरी बन गई और सैम ने इसका नाम दिया रॉकस्टार गेम्स। और एक साल बाद Take-Two ने DMA डिजाइन को भी खरीद लिया $11 मिलियन में और उसका नाम रख दिया रॉकस्टार नॉर्थ। अब पब्लिशिंग और डेवलपमेंट दोनों ही एक ही रूफ के नीचे थे। 1999 में GTA 2 आया, इम्प्रूव्ड लेकिन लैकलस्टर सीक्वल, लेकिन फिर भी 2 मिलियन कॉपीज बिक गई, मतलब डबल ऑफ दी GTA 1। फिर आया ईयर 2001 जहां पे GTA 3 आने वाली थी और साथ में PlayStation 2। अब यहाँ पे PlayStation क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि रॉकस्टार ने PlayStation की हेल्प से एक पूरी 3D मैपिंग करी गेम की और नाम दिया सिटी का लिबर्टी सिटी, जो पूरा न्यूयॉर्क सिटी से इंस्पायर्ड था। स्टोरी में पहली बार डेप्थ आई, रिवेंज, बिट्रेयल और एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड जिसमें एक क्रिमिनल अपना नाम बनाता है। डैन की राइटिंग ने इस गेम को एक इंटरैक्टिव क्रिमिनल मूवी बना दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कंटेंट इतना वायलेंट और सेक्सुअल था कि ESRB इसको एडल्ट्स ओनली रेटिंग दे सकता था। एडल्ट्स ओनली रेटिंग देने के बाद वॉलमार्ट और बेस्ट बाय इस गेम को बेचते ही नहीं। और फिर सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हो जाता है। सैम अपनी खिड़की से वो धुआं उड़ते हुए देखता है और सोचता है मैं एक महीने बाद एक ऐसी गेम रिलीज करने वाला हूँ जिसकी पूरी थीम न्यूयॉर्क सिटी पे है, और अगर मैंने इस टाइम पे ये गेम रिलीज करी तो इट कैन रियली बैकफायर। ये देखते हुए रॉकस्टार ने एक मुश्किल फैसला लिया, ट्विन टावर्स को मैप से हटा दिया, फ्लाइंग फीचर्स निकाल दिए और वायलेंस को कम करा ताकि मैच्योर रेटिंग मिल सके। फिर गेम रिलीज होती है और रिलीज के बाद मेजर कंट्रोवर्सी होती है। ऑस्ट्रेलिया इस गेम को बैन कर देता है कि ये हमारे बच्चों पे गलत असर डाल रहा है, लेकिन इनकी सेल्स एक्सप्लोड कर जाती हैं। ये गेम 14 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेचती हैं और पहले ही साल $400 मिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और Take-Two का स्टॉक 4 महीने के अंदर $7 से $20 चला जाता है, 3 गुना। फिर आता है आइकॉनिक ईयर 2002 जिसमें गेम रिलीज होनी थी GTA वाइस सिटी। गेम की पूरी थीम मियामी से इंस्पायर्ड। रॉकस्टार ने रे लियोटा और बर्ट रेनॉल्ड्स जैसे एक्टर्स को साइन किया। You took a certain gig doing a voice for Grand Theft Auto, the game. 900 से ज्यादा पेजेस का डायलॉग लिखे गए और फिर GTA वाइस सिटी रिलीज होती है और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फास्टेस्ट सेलिंग गेम बन जाती है, 1.4 मिलियन कॉपीज बिक जाते हैं विद इन 2 डेज। लेकिन GTA वाइस सिटी में एक मिशन होता है, एक स्लर लेडन लाइन थी हेशियन कम्युनिटी के अगेंस्ट कि सारे हेशियंस को खत्म कर दो। इसकी वजह से काफी बैकलैश हुआ और हेती के प्रेसिडेंट के स्पोक पर्सन ने बोला कि ये जेनोसाइड को इंसाइट करना हुआ है। रॉकस्टार को सू किया गया, फॉर्मल अपॉलॉजी भी दी गई और साथ में इस लाइन को फ्यूचर अपडेट से हटाया गया। लेकिन जहां पे इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन सैम का एक मिशन इंटैक्ट था, उनका हमेशा ध्यान आने वाली गेम पे होता था। फिर ईयर आता है 2004, GTA सैन एंड्रियास, अब तक का सबसे एम्बिशियस GTA। ब्लैक प्रोटैगनिस्ट, अर्ली 90s LA की गैंग वॉर की कहानी।
डैन की अब तक की ये सबसे डीप स्टोरी थी। पर सैम के अपने एजेंडे थे। उनको लगता था कि गेम्स को मूवीज की तरह ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जब आर रेटेड मूवीज में सेक्स सीन्स होते हैं तो इसमें गेम्स में अगर सेक्स सीन्स हैं तो उसको एडल्ट रेटिंग क्यों मिल रही है। इसको प्रूव करने के लिए सैम ने गर्लफ्रेंड मिनी गेम बनाया, जो GTA के अंदर ही एक मिनी गेम एक पार्ट था जहां पे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो और उसमें प्योर एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट था। ESRB ने क्लियर कर दिया कि अगर ये पार्ट गेम में हुआ तो इस गेम को हम एडल्ट रेटिंग ही देंगे, मैच्योर रेटिंग नहीं मिलेगी। सैम को लास्ट मोमेंट ये पार्ट गेम से हटाना पड़ा, लेकिन डेवलपर्स को डर था कि अगर हम ये पार्ट एंड मूवमेंट पे हटाएंगे तो बहुत सारे बग्स वगैरह आ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको हटाने की बजाय इसको हम रैप कर देते हैं, यानी इसको हम छुपा देते हैं कि कोई भी इस पार्ट को गेम में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से जब भी प्लेयर उस स्पॉट पे पहुंचता था तो सिर्फ स्क्रीन हिलती थी, घर हिलता हुआ दिखता था, लेकिन कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं दिखता था। प्लान सिंपल था कि कंसोल वर्जन में मैच्योर रेटिंग के साथ रिलीज करो और बाद में जब हम इसको पीसी में रिलीज करेंगे तो एडल्ट रेटिंग के साथ रिलीज कर देंगे, ये वाला पार्ट ऐड करके। फिर अक्टूबर 2004 में GTA सैन एंड्रियास रिलीज होती है और फिर से ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। वर्ल्ड वाइड इसको मास्टरपीस बुलाया गया, 27 मिलियन से ज्यादा इसकी कॉपीज बिकी और PS2 का बेस्ट सेलिंग टाइटल बन गया। लेकिन मॉडिंग कम्युनिटी ने वो कोड पहले से ही PC वर्जन में ढूंढ लिया और इस मॉड का नाम पड़ा हॉट कॉफी। पकड़े जाने पे रॉकस्टार ने पहले इसको डिनाई कर दिया कि ये हमने नहीं बनाया, लेकिन ESRB की इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि ये कंटेंट ऑलरेडी गेम में छिपा हुआ था और इससे पूरी गेमिंग इंडस्ट्री हिल गई। GTA सैन एंड्रियास को री रेटिंग मिली एडल्ट्स ओनली की। वॉलमार्ट, बेस्ट बाय, इन जगह से ये गेम बिकनी अब बंद हो गई। ऑस्ट्रेलिया में इस गेम को बैन कर दिया गया और रॉकस्टार ने रिकॉल और फिक्स करने के चक्कर में $25 मिलियन लगाए। टेक 2 का स्टॉक 13% गिर गया और कंपनी को $184.9 मिलियन का लॉस हुआ। सेनेटर हिलरी क्लिंटन ने भी एक बिल प्रपोज किया जो इस गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करता, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। LA सिटी ने टेक 2 पे डिसेप्टिव मार्केटिंग का केस लगा दिया। मैनहट्टन DA ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और एक साल के अंदर 5 में से 3 रॉकस्टार के को फाउंडर्स कंपनी को छोड़ देते हैं और इस कंपनी में अब सिर्फ 2 जने बचते हैं, सैम और डैन, दोनों भाई। कंपनी का ये सबसे डार्क चैप्टर था। सैम और डैन को एक नई शुरुआत करनी थी, लेकिन उनका विजन क्लियर था कि अब इसको बिगर देन एवर बनाना है। उन्होंने एक नया इंजन डेवलप करा, अपनी टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपग्रेड करा और इस इंजन का नाम था रेज, रॉकस्टार एडवांस्ड गेम इंजन, जिसकी नींव रॉकस्टार सैन डिएगो के रेड डेड रिवॉल्वर से आई थी। फिर 2008 में GTA 4 आती है जिसका बजट था $100 मिलियन। एक नया मॉरली कॉम्प्लेक्स प्रोटैगनिस्ट निको बेलिक और एक ऐसी सिटी जिसकी हर एक डिटेल, रेड लाइट से लेकर सीवेज सिस्टम तक, सारी की सारी डिटेल्स प्योर रिसर्च बेस्ड थी और ये गेम बेस्ट रिव्यूड गेम इन हिस्ट्री बन गई। $310 मिलियन इन्होंने पहले दिन ही कमा लिए और इस गेम की 28 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। लेकिन रॉकस्टार यहाँ रुकने नहीं वाला था। उनको ये नहीं चाहिए था कि हमें सिर्फ GTA के नाम से जाना जाए। 2 साल बाद रेड डेड रिडेम्पशन आई 2010 में। वाइल्ड वेस्ट में सेट 23 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी और अब प्रूफ हो गया कि रॉकस्टार सिर्फ एक GTA कंपनी नहीं है। हर नया गेम पहले से बड़ा, पहले से ज्यादा बजट और पहले से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। रॉकस्टार को ये समझ आ गया था कि एक डेकेड में अगर हम ऐसे चलते रहेंगे, एक गेम निकालेंगे, तो इस बिजनेस में सरवाइव करना आसान नहीं है। तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया, GTA ऑनलाइन, जिसमें माइक्रो ट्रांजैक्शंस के थ्रू रेगुलर रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा कि चाहे उसका नेक्स्ट पार्ट गेम का आए या ना आए, लेकिन वो रेवेन्यू कॉन्टिन्यूसली आता रहेगा। फिर 2013 में GTA 5 रॉकस्टार ने एक माइलस्टोन अचीव करा। ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक फाइनेंशियल फिनोमिना बन गया। 11 साल बाद भी आज इसकी 205 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला गेम माइनक्राफ्ट के बाद।
कंबाइंड सेल्स और माइक्रो ट्रांजैक्शंस के बाद 8.6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एक वीडियो गेम ने इतना कमाया कि कंबाइंड मूवीज और एल्बम्स भी नहीं कमा पाती। फिर 2018 में रेड डेड रिडेम्पशन आती है और वो इस लेगेसी को कंटिन्यू करती है। 67 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकती हैं और एक ऐसी स्टोरी टेलिंग जिसने इस इंडस्ट्री के बार को रेस कर दिया था। लेकिन इसके बाद रॉकस्टार को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उनकी कंपनी में एक जगह खाली हो जाती है डैन हाउजर की, जिसने GTA से लेकर रेड डेड रिडेम्पशन 2 की स्टोरी लाइन लिखी थी। वो इंसान अब कंपनी में नहीं था। 2020 में डैन हाउजर ने ये कंपनी छोड़ी, ये रीजन बताते हुए कि एक्सट्रीम बर्नआउट था। फिर ईयर आता है 2023 दिसंबर। GTA 6 अब तक का रॉकस्टार का मोस्ट हाइप्ड गेम। ट्रेलर रिलीज होते 90 मिलियन प्लस व्यूज और अब प्री सेल्स खुलते इंडस्ट्री अपनी सारी नजर इस गेम पे लगा के बैठी है। रॉकस्टार और टेक टू ने कोई ऑफिशियल नंबर नहीं बताया, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्री सेल्स खुलते विद इन फ्यू आवर्स अपना ही रिकॉर्ड रॉकस्टार तोड़ चुकी है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 30 से 39 मिलियंस की प्री सेल्स हो चुकी हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू $3 बिलियन ऑफ सेल्स, वो भी गेम के आने से कुछ महीने पहले। GTA 6 ने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो प्री सेल्स का 15 मिलियन यूनिट्स का था, वो डबल से भी ज्यादा GTA 6 ऑलरेडी कर चुकी है। और टेक टू ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया था कि फिस्कल ईयर 2027 उनका अब तक का बेस्ट ईयर होगा। बजट की बात करें तो GTA 6 बना है 1.5 से $2 बिलियन के बजट पे, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट बजट में बनने वाली गेम है। GTA 5 इसकी 1/3 भी नहीं थी। तो मेन क्वेश्चन है, क्या GTA 6 इस हाइप को जस्टिफाई कर पाएगा? और अगर रॉकस्टार की पिछली 30 साल की जर्नी को देखें तो इतने लॉ सूट्स, इतनी कंट्रोवर्सीज होने के बाद भी उनकी जर्नी वेव की तरह रही है। लेकिन जब भी उनकी गेम आई है तो उनकी जर्नी का वेव ऊपर था। उन्होंने हर बार अपने पुरानी गेम्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो एक चीज तो सिंपल है, ये कंपनी रिस्क लेना जानती है। ये कंपनी रिस्क लेती है, कंट्रोवर्सी होती है और उसी कंट्रोवर्सी को अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लेती है। आप चाहे गेम को पसंद करो या ना करो, वो अपना रेवेन्यू पुरानी गेम से ज्यादा कर ही लेते हैं। सैम और डैन हाउजर ने गेमिंग को परमानेंटली बदल के रख दिया है। और अगर एनालिस्ट सही हैं तो GTA 6 ने गेम रिलीज होने से पहले ही इतिहास रच दिया है। तो अगर आपको अगली बार कोई बोले ना कि गेमिंग में पैसा नहीं है, तो उनको ये दो भाइयों की कहानी जरूर दिखाना।